नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस। ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ राजा। आज हम लोग करने वाले हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लास 12th का होगा। ये जीव विज्ञान का होगा। लेसन का नाम होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लेसन नंबर 2 होगा, ठीक है ना। इसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चन की संख्या है 100 और ये 100 क्वेश्चन भी आई होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए। आप अपना क्वेश्चन को फोकस कीजिएगा और कितना आंसर कर पाते हैं ये अपने आप को चैलेंज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आप यदि हमारे चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आइए बिना देर किए हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? अर्थात पुष्प का खेती करना बड़े पैमाने पे, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात देखिए, पुष्प को अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोवर। तो फ्लोवर से ही तो बन गया है फ्लोरीकल्चर। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अर्थात एक नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि पुष्पों का मुख्य भाग क्या होता है? मुख्य भाग क्या होता है? इससे थोड़ा-सा हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, क्या होता है, कैसे बनाएँगे इसको हम लोग। ऐसे करके एक संरचना यहाँ पे बनाएँगे, उसके बाद ऐसे बनाएँगे, उसके बाद ऐसे बनाएँगे, उसके बाद ऐसा बनाएँगे, फिर ऐसा करेंगे और फिर ऐसा करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हम लोग एक नया संरचना का निर्माण करेंगे ऐसे इस तरह से। यहाँ से ऐसे लेकर के जाएँगे, यहाँ पे इस तरह से ऐसा करके ऐसे बना देंगे, ठीक है? ये हमारा संरचना बनने के बाद एक संरचना और बनाएँगे जो इस तरह से होगा। इस तरह से इसको करके ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएँगे, ऐसे लेकर के आएँगे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे इस तरह से संरचना बनाएँगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये बताने का मतलब ये था हमको कि जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा पुष्प का भाग पूछ रहा था, ये हमारा पहला भाग होगा, ये हमारा दूसरा भाग होगा, ये हमारा तीसरा भाग होगा, ये हमारा चौथा भाग होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो बाहर की ओर है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदलपुंज, इसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज, इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर और इसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है। ये तो अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, पुष्पों का जो मुख्य भाग होगा वो कितना होगा? 4 तो होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 4 नहीं दिया हुआ, 3 ही दिया हुआ। दलपुंज होगा, हाँ होगा। स्त्रीकेसर, हाँ होगा। पुंकेसर, हाँ ये भी होगा। अर्थात इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा? सभी होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कहता है कि स्त्री दल चक्र में, अर्थात स्त्री दल चक्र का अगर हम लोग नाम लिखें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। स्त्री केसर बोलते हैं। और स्त्री केसर का जो बनावट होता है वो 3 संरचना मिल करके बनता है। ऐसा करके इस तरह से हम लोग ऐसे संरचना बना देंगे। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो संरचना होगा, यहाँ से ये वाला जो संरचना है, ये वाला इतना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पता है किसी को? इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। अब बात रहा इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अंडाशय बोलते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे ना स्टिग्मा लिखा हुआ, स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र, स्टाइल का मतलब होता है वर्तिका और ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। अर्थात स्त्री दल चक्र में 3 गो नाम है, तो अर्थात इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पिस्टिलेट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए, पिस्टिलेट शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो वो किया गया है स्त्री केसर के लिए, ठीक है ना। स्त्री केसर, और वो भी कैसा स्त्री केसर? तो वो जो स्त्री केसर होगा वो कैसा? एक लिंगी पुष्प का। देखिए, पुष्प द्विलिंगी होता है और एक लिंगी भी होता है। कहने का मतलब होगा कि अगर कोई पुष्प में अगर सिर्फ क्या होगा? पुंकेसर होगा, तो ये हम लोग बोलेंगे एक लिंगी है। अगर मान लिया पुंकेसर ना हो कोई पुष्प में, वहाँ पे सिर्फ एक वर्तिकाग्र होगा, ठीक है ना, या स्त्रीकेसर होगा, तो वो एक लिंगी है। कोई एक लिंगी नर पुष्प हो सकता है, एक लिंगी मादा पुष्प भी हो सकता है। तो ये जो स्त्रीकेसर होता है वो एक लिंगी में अगर होगा तो उसको हम लोग पिस्टिलेट शब्द से उसको हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी होगा। अगर कोई पुष्प है उसमें सिर्फ ये जो हमारा
पुंकेसर है वो ये रहेगा, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बताते हैं कौन सा शब्द होगा उसके लिए होगा अस्टिमिनेट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है। देखिए पादप में उभयस्थानी जो कहा जाता है, ये पादप का ही एक प्रकृति है या फिर प्रकार है या टाइप है, वो कहा जाता है ब्रायोफाइट्स का। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे, सही होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। देखिए नर जनन संरचना को हम लोग कहते हैं क्या, पुमंग कहते हैं। ये पुमंग होता है कैसा, तो ये देखिए ये पुमंग का जो संरचना होता है वो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ये पुमंग ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एगो रहेगा तो पुंकेसर कहेंगे, और अगर ये एक से अधिक संख्या में रहेगा अगर किसी पुष्प में तो उसको हम लोग पुमंग कहेंगे, और एक सिंगल रहेगा तो पुंकेसर कहेंगे। ठीक है ना, आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहता है देखते हैं। ये कहता है कि पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है। देखिए पराग कण का जो निर्माण होता है, अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो इस तरह से ये पुष्प का ही संरचना है ऐसा करके, और इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर की जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पराग कोश कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये पराग कोश है ना, इसी के अंदर निर्माण होता है क्या, पराग कण होता है। ये जो हमारा डंटा जैसा संरचना दिखाई दे रहा है लंबा सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए सही आंसर होना चाहिए। तो ए में हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अंडाशय जो होगा ये अंडाशय होता है लेकिन स्त्रीकेसर में होता है। ये वृषण जो होता है ये मानव से संबंधित है, जबकि यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है। जो हम लोग परागकण का उपयोग बहुत जगह पे किया जाता है, इससे दवाई भी बनाया जाता है और भी अलग अलग तरीके से लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि परागकण में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन पाया जाएगा, विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है ना, ये धावक लोग भी यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के खिलाड़ी लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, परागकण हालांकि ये नुकसानदायक भी होता है, अर्थात कहने का मतलब होता है कि परागकण से एलर्जी भी होता है। ठीक है ना, विटामिन भी पाया जाता है लेकिन नुकसान भी होता है, तो फायदा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे हम लोग, अर्थात विटामिन बी पाया जाता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि विशेष सॉरी पराग को परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है। देखिए ये कहलाता है क्या, परागन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे इसमें बन गया क्या, इसके अंदर क्या बना है, इसके अंदर बना है पराग कण बना है। परागकण परागकोश में बनता है। अगर मान लिया जाए ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला गया, जैसे मान लिया जाए कि ऐसा करके हम संरचना बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से संरचना को हम बनाएंगे, तो अगर इस पे चला गया, इससे परागकण अगर निकला, चाहे हवा के माध्यम से जाए या फिर किसी कीट या पतंग किसी के माध्यम से जाए, तो अगर यहाँ पे चला जाएगा तो यही घटना कहलाता है क्या, परागन। ठीक है, आगे की देखिए निषेचन क्या होता है। ये निषेचन परागकण अंडाशय के अंदर अंड कोश को उसके साथ संलयित होगा तो उसको निषेचन कहेंगे। परागकण ये एक प्रकार की वस्तु है, परागन एक प्रकार के क्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि परागन अर्थात परागन एक प्रकार की क्रिया है, तो परागन कितने प्रकार के होता है। तो मुख्य रूप से परागन कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, ऑप्शन नंबर बी। पहला की अगर बात करेंगे तो वो होता है स्वपरागन, स्वपरागन होगा, और दूसरा जो होगा वो होता है पर परागन। ठीक है, पर परागन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 कहता है कि जो पराग भित्ति होता है, देखिए पराग के मतलब होता है पराग कण। ठीक है ना, तो पराग भित्ति अर्थात जो भित्ति होता है उसका दीवार होता है, आवरण होता है, तो वो द्विस्तरीय होता
है। ऐसा हम लोग परागकण की संरचना बनाएँगे। ये हमारा इस तरह से संरचना होता है, एक बड़ा कोशिका होता है, एक छोटा कोशिका होता है। इसके ऊपर एक आवरण होता है, अंतःचूल कहते हैं, और इसके ऊपर एक बाहर का भी आवरण इस तरह से होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाह्यचूल, ठीक है ना? और इसके बीच में जो गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, ठीक है? ये होता है। तो पहला जो स्तर होगा हमारा ये होगा, और दूसरा जो स्तर होगा हमारा ये होगा। तो वही पूछ रहा था कि परागकण का जो भित्ति जो दीवार है वो कितना प्रकार के होगा, कितना भित्ति है वो, तो हम लोग बताएंगे कि वो 2 है, ठीक है ना? एक बात और जान लेते हैं कि ये जो बाहर के आवरण है, एक प्रकार की विशेष प्रकार के पदार्थ होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना? एक प्रकार के पदार्थ होता है, इसी से ये बनावट बना होता है। और आंतरिक जो होता है वो होता है सेल्यूलोज, और क्या होगा, पैक्टिन का बना होता है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। कहता है कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनता है या क्या बनाता है। देखिएगा बीजांड होता है कहाँ पे, ये समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें क्या करेंगे, पुष्प को बनाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हम बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बनाते हैं, कैसा पुष्प होगा से ये बीजांड बनाना है, अर्थात बीजांड जो होगा वो स्त्री केसर का ही हिस्सा होगा। तो हम लोग स्त्री केसर का ऊपरे वाला संरचना ऐसा होगा, अंदर नीचे वाला जो संरचना देखेंगे वो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये अंदर का जो संरचना होता है ना यहाँ पे, ये इस तरह से संरचना होता है, ऐसा होता है। उसके बाद फिर से एक आवरण होता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक आवरण होता है, ऐसे डबल आवरण होता है, ऐसा होता है संरचना। तो ये जो अंदर वाला जो संरचना दिखाई दे रहा होगा आपको, इसी को बोलते हैं क्या, बीजांड। और बीजांड जब ये विकसित हो जाता है पूरी तरह से, तो ये बन जाता है क्या, बीज बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी सही होगा, ठीक है ना? 12 का ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर देखते हैं हम लोग, क्या कहता है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। देखिए स्त्री केसर के मतलब क्या होता है, स्त्री केसर के मतलब होता है ये वाला संरचना। ये जब किसी कोई पुष्प है उसमें ये जो स्त्री केसर है ना, तो उसका जो अंडप होता है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। ये हमारा दूसरा होगा, ये हमारा तीसरा होगा, उसके बाद अन्य भी हो सकता है। तो अगर अंडाशय एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, स्त्री केसर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युक्तांडपी। और अगर कोई स्टिकेचर जो होता है वो अलग अलग होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विक्तांडपी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो हम लोग फिर से एक पुष्प थोड़ा सा बनाएंगे, ये वाला संरचना ऐसा करेंगे, और ऐसा ऐसा जो यहाँ पे बना रहे थे संरचना इस तरह से जो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पुष्पासन कहते हैं। तो ये जो पुष्पासन से जो निर्माण होता है फल, वो किसका फल होता है, वो सेब का निर्माण होता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि परागन परागन के प्रकार होते हैं। देखिए परागन एक प्रकार के क्या है, क्रिया है, ठीक है ना? और परागकण एक प्रकार के वस्तु है। तो परागन की क्रिया दो प्रकार के होता है, स्वपरागन एक हमारा, पर परागन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। तो इसलिए दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग, सी को सही मारेंगे, ठीक है ना? आगे की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 कहता है कि परागकण मुख्यतः होते हैं, जो परागकण होते हैं वो क्या होता है, तो वो जो होता है युग्मक होता है, लेकिन युग्मक में नहीं मारेंगे। युग्मक क्योंकि दो प्रकार के होता है, एक तो नर युग्मक होता है और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो परागकण जो होता है वो कैसा युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे कि निम्नांकित में से किस पौधा में स्वपरागन होता है। स्वपरागन कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई पुष्प है और उसका पुष्प उसमें परागकोश भी है और उसमें क्या होगा, एक स्त्री केसर भी होगा। तो जब इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र तक चला जाता है,
तो ये कहलाता है स्वपरागन। देखिए एक ही पुष्प है लेकिन इसमें 2 लिंग है। एक तो स्त्रीलिंग है, एक हमारा पुल्लिंग है। अर्थात कहने का मतलब एक हमारा नर संरचना है और एक मादा संरचना है, लेकिन पुष्प हमारा एक ही है। तो ऐसे पुष्प को हम लोग कहते हैं, कैसा होगा ये? ऐसा पुष्प को हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 17 का। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन जलीय जंगली घास है? तो जलीय जंगली घास जो होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग? जलकुंभी को कहते हैं। और इसको और नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बंगाल का आतंक। ठीक है ना? आतंक कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये ना जल में जाता है ना, जब जल में उपस्थित, ये जलकुंभी जल में ही उपस्थित होता है। जल की ऊपरी सतह पे रहता है ये। और जल में जितना भी ऑक्सीजन की मात्रा होता है उसको धीरे धीरे सारा का सारा अवशोषित करने लगता है। और जल के अंदर जितना भी जीव होता है वो जीव ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। इसलिए जलकुंभी को ना बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि वायु परागन किसमें होता है। वायु परागन कहने का मतलब होता है कि परागन तो एक प्रकार की क्रिया है। अर्थात परागकण जो होते हैं, परागकण जो होते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होता है। और ये परागकण चला जाएगा वर्तिकाग्र पे तो ये परागन होता है। लेकिन अगर वायु परागन है तो ये परागकण तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वर्तिकाग्र पे तो जा रहा है ये। देखिए कट गया, कहाँ भाग गया? हाँ यही बता। देखिए कोई परागकण था, ये चल गया कहाँ पे? वर्ती काग्र पे। ये वर्ती काग्र पे तो चला गया, लेकिन किसके माध्यम से गया है? वायु परागन से। तो किस में होता है वो? तो घास में भी होता है, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है। ये हमको याद है तो आपको भी याद करना पड़ेगा कि वायु परागन किस में होता है, कौन कौन से वो मतलब पादप है। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा देंगे हम लोग। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है 20 में कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है? ठीक है ना? अर्थात कहते हैं कि भ्रूणपोष का कार्य जो होगा वो भ्रूण का पोषण प्रदान करना। देखिए भ्रूणपोष क्या है, कहाँ पे बनता है भ्रूणपोष, ये तो बता दीजिए। तो ये तो सबसे पहले कहाँ बनेगा? ये बनता है अंडाशय में। ठीक है? अंडाशय में बनता है भ्रूणपोष। देखिए अंडाशय का जो संरचना होता है हम जरा सा बनाते हैं पूरा। ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर इस तरह से एक और संरचना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश कहते हैं। अब ये जो भ्रूणकोश के अंदर हम लोग देखते हैं ना, तो इस तरह से कोशिका पाया जाता है। ऊपर की ओर भी और नीचे की भी ओर पाया जाता है। ऊपर वाला कोशिका को हम प्रतिवैशांत या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, और बीच में जो कोशिका होता है उसको हम लोग नीचे की ओर जो कोशिका होता है उसको हम लोग अंड समूच कहते हैं। अंड समूच में 2 कोशिका होता है। एक तो कोशिका होगा अंड और दूसरा हो जाएगा हमारा सिनर्जिट या फिर सहायक कोशिका। इसमें 2 कोशिका मिल करके एक ही कोशिका को बना लेता है, लेकिन केंद्रक 2 होता है। तो ये कहलाता है हमारा द्वितीयक कोशिका या फिर द्वितीयक केंद्रक। जब निषेचन होता है तो परागकण का एक हिस्सा आकर के इसके साथ संलयित हो जाता है, अर्थात ये त्रिगुणित हो जाता है। और इसी को जब संलयित होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भ्रूणपोष। ये जो भ्रूणपोष होता है यहाँ पे भ्रूण कोशिका, अंड कोशिका होता है ना, इस अंड कोशिका को ये पोषण देने का काम करता है। कब? निषेचन के बाद। निषेचन के बाद ही भ्रूणपोष भी बनता है। तो आपको याद रखना होगा कि भ्रूणपोष का क्या कार्य होगा? तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भ्रूणपोष पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुमांग। पुमांग के मतलब कैसा संरचना होगा? नर। और जयांग के मतलब कैसा होता है? मादा संरचना। तो भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण का विकास जब भी होता है तो मादा के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी होगा। ठीक है ना? चलो जैसे कि अभी हम लोग देखे थे ये स्त्रीकेसर था, हमारा अंडाशय था, इसी के अंदर होगा ना। अब इसी के ये तो भ्रूणपोष यहीं पे बन तो रहा था ऐसे। ठीक है ना? तो ये अंडाशय के अंदर देखेंगे हम लोग बीजांड रहेगा, बीजांड के अंदर हमारा भ्रूण कोश रहेगा, भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण पोष रहेगा। एक कोश होता है, दूसरा पोष होता है। ठीक है ना? तो ये जायांग होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही आंसर होगा। 22 को हम लोग करेंगे आंसर, तो कहता है कि वायु परागन किसमें नहीं होता। अभी हम लोग देखे थे कि घास में होता है, उसके बाद मक्का में होता है, उसके बाद धान में भी होता है, उसके बाद गेहूँ में भी होता है। लेकिन जिसमें ना होता है वो कौन, देखो घास में तो होता है, मक्का में भी होता है, गेहूँ में भी होता है, और अगर ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखें तो सैलविया में नहीं है। क्या होता है सैलविया, तो एक प्रकार के पुष्प होता है, और इसमें जो परागन की क्रिया होता है वो किसके माध्यम से होता है, कीट के माध्यम से होता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। परागन तो होगा, अर्थात परागन क्या होगा, परागन तो एक प्रकार की क्रिया है जो पराग कण को लेके जाएगा उठा करके कहाँ तक के, तो वर्ती काग्र तक के। ठीक है ना। लेकिन अगर जल के द्वारा जाएगा तो जल परागन किस में होता है, जल कुंभी में नहीं होता है, लेकिन ये जल के सतह पे पाया जाता है लेकिन होता नहीं है जल परागन, कीट परागन होता है। कमल भी जल के सतह पे रहता है लेकिन नहीं होता। एक हमारा जलीय पादप है जिसका नाम है हाइड्रीला। ठीक है ना, हाइड्रा नहीं होगा, हाइड्रीला याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि भ्रूणपोष क्या है। अर्थात भ्रूणपोष अति गुणित के हिसाब से कि उसमें कितना गुणित उसमें केंद्रक है, तो द्विगुणित गुणसूत्रों के हिसाब से द्विगुणित नहीं, अगुणित नहीं, त्रिगुणित। देखिए हम लोग अब भ्रूणपोष सीधे बनाएंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे ऊपर की ओर देखते हैं तो 3 कोशिका, नीचे की ओर देखते हैं तो 3 कोशिका, बीच में ये पहले से देखते हैं तो 2 कोशिका। लेकिन जब निषेचन होता है तो परागकण का एक कोशिका यानी केंद्रक जाकर के इसके साथ संलयित होता है। तो पहले से एक एन ये था, एक एन ये था, ऊपर से आया एक एन तो 3 एन, और ये संरचना कहलाता है। ये जो आप संरचना ये देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या, भ्रूणपोष बोलते हैं। तो ये जो भ्रूणपोष संरचना होता है वो कैसा संरचना होगा, त्रिगुणित होगा। समझ पा रहे होंगे ना। चलो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, सचमुच में अगर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा, तो क्या कीजिएगा, आप चुपचाप से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। समझ में आया। चलो आगे आओ, क्वेश्चन देखते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। भूमि फलनी फल किसे कहते हैं, आलू नहीं, मूंगफली हाँ, मूंगफली को ही क्या कहते हैं, भूमि फलनी फल है ये। ठीक है, प्याज, प्याज को भी हम लोग नहीं कहेंगे, अदरक को भी नहीं कहेंगे। आप ये ऑप्शन में जो प्याज लिखा हुआ है ये कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि ये आप ना क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर कीजिएगा क्या करना है प्याज का, कि क्या ये प्याज जो है वो तना है, या फिर क्या है, जड़ है, या फिर क्या है, पत्ती है। ये 3 वो ऑप्शन दे रहे हैं, एक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं तो क्या कहता है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या, ये जो हमारा भ्रूणपोष यहाँ पे बनता है ये पोषण देता है किसको, यहाँ पे जो भ्रूण रहता है उसको देता है पोषण। तो ये भ्रूणपोष इसको पोषण देता, भ्रूण विकास करता है। तो कभी कभी विकास के क्रम में ना कुछ हमारा जो भ्रूणपोष होता है वो बच ही जाता है। तो वैसे मतलब क्या बोलते हैं जिस बीज में, ये तो बीज का निर्माण करेगा, वैसे बीज को क्या कहते हैं जिसमें भ्रूणपोष थोड़ा स्थिर रहता है या फिर बचा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज कहते हैं उसको। ठीक है ना, भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। चलो आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। अब ये सब लिखा हुआ है पादप, अब चुनना है एक लिंगी। तो सबसे पहले आपको एक लिंगी पादप का नाम भी तो याद होना चाहिए। तो एक लिंगी पादप का नाम पहले हम लोग याद करेंगे, क्या होगा, पपीता हो सकता है। दूसरा याद करेंगे तो क्या होगा, वो होगा खजूर। तीसरा में अगर याद करेंगे तो वो होगा हमारा भांग। भांग समझते हैं आप लोग, चलो भांग होगा। तीसरा में, चौथा में अगर हम लोग याद करेंगे तो और भी होता है एक प्रकार के, ताड़ भी होता है, खजूर हो गया, पपीता हो गया, और कुछ अगर होता है तो आप बताइए हमें कमेंट करके, और एक लिख देते हैं हम लोग, वो होता है क्या, गांजा होता है। ठीक है ना। तो ये एक लिंगी होता है, अर्थात इसमें स्त्रीकेसर होगा सिर्फ, और नहीं तो फिर पुंकेसर होगा सिर्फ, यानी एक नर वाला संरचना होगा
तो मादा वाला नहीं होगा। अगर मादा वाला होगा तो नर वाला संरचना नहीं होगा, उसको हम लोग एक लिंगी कहते हैं। अगर दोनों संरचना होगा, नर वाला भी और मादा वाला भी, तो उसको हम लोग द्विलिंगी कहते हैं, जो कि द्विलिंगी का उदाहरण सरसों होगा, गुड़हल होगा। हमारा क्वेश्चन पूछा था कि एक लिंगी बता दो, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, वायु परागित, अर्थात कि वो पुष्प परागित हो गया है, लेकिन किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। तो वो पुष्प में कौन सा गुण होता है, तो देखिएगा वो जो वायु के द्वारा परागन होता है, तो सबसे पहले वो होता है छोटा, ठीक है ना, और रंगहीन, अर्थात वो कलरफुल दिखाई नहीं देता है, रंग बिरंगा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। तो इन दोनों का जो साझा रूप होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी मारेंगे, कि बी और सी दोनों होते हैं, जो वायु के परागन होता है वैसा पुष्प का ये ना लक्षण होता है, गुण होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 29। 29 ये कहता है कि भाई कमल में परागन होता है, बताइए कहाँ कौन सा परागन होगा। ये जल में तो रहता है, वायु परागन होगा, कीट परागन होगा, या फिर सब। देखिए समझिएगा ध्यान से, ये जल में रहता है लेकिन जल परागन नहीं होता है, इसमें कीट के द्वारा होता है। कोई कीट बाहर से उड़ के जा सकता है, या फिर कोई कीट किसी तरह से भी हो, लेकिन वो माध्यम क्या होगा, कीट के माध्यम से होगा। अर्थात कमल में कौन सा परागन होगा, कीट परागन होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग ने वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं, एंटीमोफिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 30 क्या कहता है, 30 कहता है कि अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है। तो देखिएगा ये क्या होता है से, ये हमारा बीज वाला होगा, एक बीजी पत्र, द्विबीजी पत्र ये भी होता है, अनावृत या आवृत ये भी होता है। तो हम लोग समझेंगे कि अगुणित भ्रूणपोष किसमें होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर देख रहे थे अभी कि सर भ्रूणपोष तो हमारा कैसा था, त्रिगुणित था, अर्थात 3n था। तो ऐसे जो बीज होता है ना, ये जो भ्रूण का विश्वास कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये बीज के अंदर ही सब संरचना है। तो ये जो बीज के अंदर संरचना है वो किस प्रकार के बीज है, एक तो आवृत बीजी होता है और दूसरा अनावृत बीजी होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, अर्थात अनावृत बीजी। अनावृत बीजी किसको कहते हैं, अर्थात वैसा फल होता है या फिर वैसा बीज होता है जिस पे कोई आवरण नहीं होता है। जिस बीज पे कोई भी आवरण नहीं होगा उसको अनावृत बीजी कहते हैं, और जिस बीज पे आवरण होता है उसको हम लोग आवृत बीजी कहते हैं। और जो त्रिगुणित होता है ये किसमें होता है, आवृत बीजी में, और अगर खाली एन होता है तो किसमें, अगुणित अर्थात अनावृत बीजी में, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 31। 31 में कहता है कि कौन सा फल कूट फल है। देखिए कूट फल को ना हम लोग और दूसरा नाम भी बोलते हैं, आभासी फल भी बोलते हैं उसको। आभासी फल के अलावा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यथार्थ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ बोलते हैं तो आप बता सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल भी बोलते हैं। अर्थात कि कूट फल के इतना सा नाम होता है, और ये बनता किससे है, तो ये बनता है किससे, कौन सा संरचना से बनता है, पुष्पासन से बनता है। और ये उदाहरण क्या होगा, तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, 32 क्या बताता है, बताता है कि भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। देखिए ये हमारा भ्रूण कोश है, देखिए ना आप, एक कोश है, पोष नहीं है। ये हमारा ऊपर की ओर भी कोशिका होता है, और उसके बाद हमारा 3 नीचे की ओर कोशिका होता है, और ये हमारा बीच में भी कोशिका होता है, ठीक है ना। ये 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में, टोटल हमारे पास कितना सेल है, कितना कोशिका है, तो 7 कोशिका है, ठीक है ना। तो जो बीच वाला कोशिका होगा, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं कौन सा कोशिका, द्वितीयक केंद्रक। समझ में आया ना। तो यही सेंट्रल कोशिका है, यही जो केंद्र में कोशिका है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ए बी सॉरी ए सी डी नहीं होगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, कहता है कि किसी फल का बीज चोल, अर्थात किसी नहीं होगा यहाँ पे, किस होगा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखिए बीज चोल जो खाया जाता है वो किसका खाया जाता है, लीची का खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम, लीची कर देंगे, ठीक है ना। चलिए और आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए
चलिए आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्या कहता है कि वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, अर्थात कि जो वायु परागण होता है किस में पाया जाता है, लिली में नहीं, हाँ घास में पाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलो क्वेश्चन कहता है 35, एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है। देखिए एनीमोफिली, देखिए यहाँ पे ए नीमोफिली, ए नीमोफिली, ए आई आर, एयर, एयर के मतलब होता है क्या, हवा बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, वायु बोल सकते हैं। तो एनीमोफिली किसके द्वारा परागण होता है, एनीमोफिली जो है ये वैज्ञानिक नाम है परागण का, अर्थात जो वायु के द्वारा जो परागण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमोफिली। अर्थात क्या होगा, हवा, चिड़िया के द्वारा होगा, चमगादड़ के द्वारा होगा, घोंघा के द्वारा होगा। इस सब का नाम आपको याद रखना होगा, जो लास्ट वाला वीडियो सॉरी लास्ट क्वेश्चन में ये ना लिखा हुआ है। जैसे क्रिप्टोफिली होता है ये, ठीक है ना, घोंघा का क्या होता है, मैलेकोफिली होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग करेंगे। आइए क्या कहता है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है। जब निषेचन होता है तो अभी जो हम लोग संरचना बना रहे थे बार बार, ऐसा संरचना था अंडाशय के अंदर, इसको आप ऐसे बनाइए या फिर और थोड़ा सा लंबा करके बनाइए। इसके अंदर रहता है क्या, बीजांड रहता है, ठीक है ना। अब ये जो बीजांड है ये विकसित होकर के क्या बनेगा, जब बीजांड ये विकसित होगा तो क्या बनता है, बीज बन जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 में हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। अर्थात एंटीमोफिली जो होता है ये वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है वो, तो एंटीमो, देखना इसमें आता है ट, और एक और परागण होता है जिसमें आता है ट, अर्थात कीट को ट से मिलाएंगे और ये हमारा एंटेमोफिली होगा। तो अर्थात कीट के द्वारा जो परागण होगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, नाम देंगे उसको हम लोग कीट परागण कहेंगे हम लोग, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलेंगे हम उसको, एंटीमोफिली कीट परागण को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी सही होगा 37 का। चलो 38 में देखते हैं तो क्या कहता है कि सामान्यतः आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। जो आवृत बीजी होता है, जो अचानक या फिर बोल सकते हैं सामान्यतः जो हम लोग फल खाते हैं वो आवृत बीजी का ही एक रूप है। तो आवृत बीजी का भ्रूणकोष कैसा संरचना होता है उसका, भ्रूणकोष, ठीक है। देखिएगा ये जो हम लोग ऐसे संरचना बना रहे हैं तो ये जो यहाँ पे 3 कोशिका होगा और नीचे में भी क्या होगा, 3 कोशिका होगा और बीच में 1 कोशिका होता है, लेकिन केंद्रक 2 हो जाता है। तो ये पूरा संरचना क्या कहलाएगा हमारा, भ्रूणकोष। तो बोलते हैं कैगो कोशिका होगा, ऊपर में 3, नीचे में 3 और बीच में 1। तो 3 और 3 6 और 1 7, 7 कोशिकीय होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी होगा। केंद्रक की अगर बात करता है तो केंद्रक की संख्या क्या होगा, इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, ऊपर में 3 केंद्रक, बीच में 2 केंद्रक, 3 और 2 5 और नीचे में 3, क्या होगा 5 और 3 8 केंद्रक होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। उसके बाद आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो क्या कहता है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं होती, अंडक अर्थात अंडाशय। तो अंडाशय तो होता है, अंडाशय अगर ना होगा तो फल कहाँ बनेगा, परागकोश होता है, परागकोश, ठीक है ना। गुरु युग्मकोद्भिद ये भी होता है, ठीक है, ये गुरु बीजाणु के द्वारा बनता है। युग्मकोद्भिद किसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो संरचना बना ना, जो हम लोग परागकोश सॉरी क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश कह रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं, गुरु युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। अर्थात ये 3 गो तो होता है। पूछ रहा कि नहीं होता है उसको टिक लगाइए, तो हम लोग बता देंगे कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, एक प्रारूपी पुष्प में, प्रारूपी का मतलब होता है कि पुष्प बनकर तैयार है। पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 4। क्यों, कैसे हम लोग जाने ये 4, तो आपको अभी छापे थे हम एक प्रकार के पुष्प, ऐसे इतना अच्छा तो नहीं छपा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग छापने का प्रयास अवश्य करेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद इस तरह से ये भी संरचना था, और उसके बाद ये संरचना भी था, और उसके बाद एक अंडाशय वाला भी क्या था, संरचना था। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये हमारा
4 भाग होगा, ठीक है ना। एक बाह्य दलपुंज, एक होता है दलपुंज, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए में करेक्ट टिक लगा देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कहता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्न में से कौन सा अंग भाग लेता है। देखिए ये पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन मतलब दो युग्मक आपस में मिलेंगे। तो ये मिलने वाला जो क्रिया होता है कहाँ होता है, तो फूल में होता है। अर्थात लैंगिक जनन जो होता है पुष्प में होता है, जड़ में भी नहीं होता, तना में और पत्ती में बिल्कुल नहीं होता। कहाँ होता है, फूल में होता है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 42 में कि घोंघा द्वारा परागन क्या कहलाता है। तो घोंघा द्वारा जो परागन की क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेकोफिली कहते हैं। जल के अंदर रहता है घोंघा, एक प्राणी है, जलीय प्राणी है और ये जल के अंदर निवास करता है, ठीक है ना। तो जल के अंदर क्या बोलते हैं, हाइड्रिला है, बैलेसनेरिया है, जोस्टेरा है, ये सब जलीय पौधा है। तो उन लोगों को परागित करने में ये मदद करता है कौन, घोंघा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलेकोफिली। जूफिली किसको बोलेंगे हम लोग, जो जंतु के द्वारा होगा, ठीक है ना। एनीमोफिली जो किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा। हाइड्रोफिली किसको बोलेंगे, जो जल के माध्यम से जल बह के आ रहा है उसके ऊपर परागन था। तो इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है इधर से और यहाँ पे ना हाइड्रीला था और ये पानी इधर से बह रहा है ना, तो कोई हाइड्रीला यहाँ पे होगा, इसका परागन बह करके और चला गया, तो ये जल परागन कहलाता है। माध्यम समझ में आया ना। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, ठीक है ना। अनिषेक के मतलब क्या होता है ये पहले समझेंगे हम लोग। तो देखिए जितना भी फल का निर्माण होता है, जो वास्तविक फल होते हैं उसका जो निर्माण होता है वो निषेचन के द्वारा होता है। कहने का मतलब होगा कि कोई परागकण होगा जो पराग कोश से निकल करके चला जाएगा कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर फल का निर्माण होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा प्रक्रिया ना हुआ फिर भी अगर फल का निर्माण हो जाएगा, अगर फल बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन। ये किस में दिखाई पड़ता है, तो वो अंगूर में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। और उसके साथ साथ अगर आपको केला भी बोल देगा तो भी आप अनिषेक जनन के अंतर्गत ही रखिएगा। जिस फल का निर्माण अनिषेक जनन के द्वारा होता है उसको हम, उस प्रक्रिया को या उस घटना को अनिषेक फलन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। क्या कहता है 44 नंबर क्वेश्चन कि पुष्पी पादप में नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है। पुष्पी पादप में किसका निर्माण करना है, नर युग्मक का निर्माण करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी होगा। देखिए इसका कहने का मतलब क्या होता है इसे, ये हमारा कोई परागकण है। परागकण का जो कोशिका होता है अंदर वाला दो प्रकार के होता है, ऊपर के कोशिका बड़ा कोशिका और नीचे के कोशिका छोटा कोशिका। ऊपर कोशिका को हम लोग जो बोलते हैं वो कौन सा कोशिका कहेंगे, उसको हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं। और नीचे की जो कोशिका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोशिका, जनन कोशिका कहते हैं। ये जनन कोशिका ही का होता है ना कि कभी कभी या तो एक ही जनन कोशिका जाके निषेचन हो जाता है, और नहीं तो कभी कभी ये जो कोशिका होता है जनन कोशिका, वो दो पार्ट में भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही जनन कोशिका आगे चल कर के किसका निर्माण कर देता है, युग्मक का निर्माण करता है। और यही केंद्रक जाके अंडाणु के साथ मतलब निषेचन कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, जनन कोशिका। क्वेश्चन नंबर किसका, 44 का। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि फल का निर्माण किससे होता है। तो देखिएगा इसके पहले हम लोग क्या जान रहे हैं, बार बार मान लिया जाइए हमारा इस तरह से अंडाशय है। तो अगर अंडाशय से कोई फल का निर्माण होगा, तो अंडाशय के द्वारा जो फल का निर्माण होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं कौन सा फल, सत्य फल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि बैलेसनेरिया में पर परागन किसके द्वारा होता है। देखिए बैलेसनेरिया हो गया, पहले आप ना याद रखिएगा ये सब, बैलेसनेरिया ये भी हो गया। उसके बाद अगर आपको बोलेगा कौन सा पादप, हाइड्रीला, तो हाइड्रीला बोलेगा तो क्या करिएगा, ये भी बोल सकता है कि सर हाइड्रीला बताइए, या फिर ये भी बोल सकता है जोस्टेरा बताइए। तो ये सब जलीय पादप हैं।
और इसमें जो परागन की क्रिया होता है वो किसके माध्यम से, जल के माध्यम से जल परागन होगा। जल परागन को हम लोग वैज्ञानिक नाम में क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर किसका, 46। तो हम लोग टिक लगा दें किसमें, ए में। आगे देखिएगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, संकरण से। देखिए क्या होता है ये, जैसे मान लिया जाए कोई पुष्प है और पुष्प पे क्या था हमारा, पुंकेसर था, और उसी पुष्प पे क्या था हमारा, स्त्रीकेसर भी था। तो इमैस्कुलेशन में क्या किया जाता है कि ये पुंकेसर को यहाँ से काट करके और क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए, सॉरी ऐसे बनाते हैं, देखिए ये है, ये यहाँ से ना ऐसा करके इसको चिमटे के माध्यम माध्यम से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये इमैस्कुलेशन कहलाता है। फिर उसके बाद स्त्रीकेसर बच जाएगा। ठीक है ना, ये अगर मान लिया जाए कि स्त्रीकेसर को ही क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या फिर स्त्रीकेसर को क्या कर दिया जाता है, वाटर पेपर के माध्यम से या किसी माध्यम से उसको ढक दिया जाता है। तो ये जो संकरण की विधि है, इमैस्कुलेशन, जो हम लोग को विपुंसन भी बोलते हैं, ये कबाड़ के हटा दिया जाता है या फिर इसको झाँक दिया जाता है। झाँकने की क्रिया जो बोलते हैं उसको हम लोग क्या, कौन सा विधि बोल देते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग। ठीक है ना, या फिर दूसरा नाम होगा उसको, उसको क्या बोलते हैं, बोरा वस्त्र। समझ में आया ना, तो ये संकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 क्या कहता है कि निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। असत्य फल जो बनता है, देखिए ये हमारा कौन सा संरचना होगा, ये हमारा पुष्पासन होगा। उसके बाद यहाँ पे अंडाशय होता है। ठीक है ना, ये आगे की ओर जाएगा इस तरह से, ऐसा करके ये। ठीक है ना, तो ये देखिए ऐसे होगा, ऐसा करके हम लोग संरचना अच्छा से बनाएंगे, ये होगा। तो इससे अगर अंडाशय इसको बोलते हैं, अंडाशय से जो बनेगा उसको हम लोग कौन सा फल कहेंगे, शत फल कहेंगे। और जो पुष्पासन, इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन से बनेगा उसको हम लोग कौन सा फल कहेंगे, अशक्त फल कहेंगे। इसको याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, 49 में क्या कहता है, ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले इतना तिरछा तिरछा जो नाम लिखा हुआ है, ऑर्निथो, घुमा घुमा के नाम लिखा हुआ ना, ऑर्निथो, इतना अजीब सा नाम है, टेढ़ा मेढ़ा। तो हम लोग भी ना टेढ़ा मेढ़ा ही नाम लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे टेढ़ा मेढ़ा, है ना, ये भी टेढ़ा, देखो ऐसे 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 टेढ़ा। तो अर्थात ये टेढ़ा मेढ़ा को टेढ़ा मेढ़ा के साथ मिला देंगे ना। तो अगर कहने का मतलब होगा कि जो पक्षी के द्वारा परागन होगा, ठीक है ना, जो पक्षी के द्वारा परागन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली या फिर पक्षी परागन कहेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि निषेचन क्या है। तो निषेचन अंडा यानी अंडाणु और नर, अर्थात नर न्यूक्लियस का मतलब होता है नर युग्मक या फिर नर केंद्रक। तो ये का संयोजन, ये जब दोनों आपस में मिलता है, कौन कौन से, अंडा और प्लस कौन, नर युग्मक, ये जब दोनों आपस में मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन का मतलब मिलना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा कि सर यही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। 51 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है चींटियों के द्वारा परागन क्या कहलाता है। चींटी के द्वारा अगर परागन हो गया तो क्या कहलाएगा। और नीथो तो हम लोग किसको बोल दिए, पक्षी को बोल दिए ना। मरमी को किसको बोलते हैं हम लोग, इसी को तो बोलते हैं कौन सा परागन, चींटी परागन। लो, तो लिख दो यहाँ पे कि चींटियों के द्वारा जो परागन होगा उसको हम लोग मर्मिकोफिली बोलेंगे। मैलेकोफिली किसको बोलेंगे, जो घोंघा के द्वारा होगा। और क्रिप्टोफिली यहाँ पे होना चाहिए। क्रिप्टोफिली किसको बोलेंगे हम लोग, तो ये होता है चमगादड़। ये भी पक्षी की प्राणी जैसा होता है, उड़ता है ये भी, लेकिन पता नहीं है कि वास्तव में पक्षी है या नहीं। आप कमेंट में जरूर हमें बता दीजिएगा ताकि हम भी जान लें। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, चींटियों के द्वारा जो होता है वो मर्मिकोफिली होता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है क्या, गुरु बीजाणु। ठीक है ना, और ये गुरु बीजाणु का जो घटना बता रहे हैं वो अंडाशय के अंदर ही होगा, अर्थात स्त्री केसर से होगा।
देखिए, गुरु बीजाणु का और भी नाम जान लीजिए आप। गुरु बीजाणु का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? बृहद बीजाणु भी बोलते हैं। और नाम सुन लीजिए इसको। इसको हम लोग कौन से बीजाणु कहते हैं? दीर्घ बीजाणु भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 53 नंबर में क्या कहता है कि एनाट्रोप्स बीजांड। देखिए, बीजांड एक्चुअली में ये हमारा भ्रूणकोश है। इस पे ऊपर इस तरह से आवरण होता है, ठीक है ना। और आवरण कितने होते हैं? तो आवरण 2 आवरण होते हैं। एक अंत आवरण बोलते हैं, ठीक है ना, एक बाह्य। तो ये बीजांड का संरचना है। तो एनाट्रोप जो बीजांड होता है ना, वो क्या होता है कि उल्टा होता है, ऐसा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 के जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं क्या कहता है कि इनमें कौन पौधा जलोद्भिद है। जलोद्भिद के मतलब होता है उस पौधा का जन्म कहाँ होगा या निर्माण कहाँ होगा पौधा, तो जल में होगा। जो ऑप्शन नंबर ए होगा सिंघाड़ा, पानी फल भी बोलते हैं हम लोग इसको। और ये खाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुन्मील्य परागन यहाँ पे होना चाहिए। परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होना चाहिए। देखिए, अनुन्मील्य जो परागन होता है, सबसे पहले कि ये जो ऐसा पुष्प होता है, ये पूरी तरह से कैसा पुष्प होता है? बंद, अर्थात बंद आकृति में इसके अंदर ही पुष्प बनता है। तो ऐसे परागन कैसे होगा? जब तक इसके अंदर स्टिकेसर नहीं होगा, इसके अंदर परागकोश होगा अर्थात पुंकेसर स्टिकेसर, जब तक इसके अंदर नहीं रहेगा तो बाहर से परागन नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये तो सबसे पहला कि अनुन्मील्य जो पुष्प होते हैं उसको कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होगा तब संभव है। और दूसरा बात ये जानेंगे कि इसमें परागन की क्रिया जब एक दो लिंग एक ही पुष्प में है तो उसमें कौन सा परागन होता है? स्वपरागन। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। उसके बाद 56 में देखेंगे गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं वायु परागन, गेहूं, धान, मक्का, घास, ठीक है। आगे क्यों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निषेचन की खोज किसने किया। देखिए, अर्थात ये किसने बताया है कि पुष्प का जब परागकण होता है वो चला जाता है कहाँ पे? वर्तिकाग्र में। और वर्तिकाग्र में जाकर के क्या होता है उसका? निषेचन की क्रिया होती है। किसने बताया था? सबसे पहले तो ये वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ स्ट्रावर्गर ने, ठीक है। ये स्ट्रावर्गर ने बताया था। नवास्टिन ने बताया था कि इसमें 2 बार निषेचन होता है, एक तो अंडाणु के साथ और दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ। तो ये दूसरा दोहरा निषेचन किसने बताया था? ये नवास्टिन ने बताया था। लेकिन सिर्फ निषेचन किसने बताया था? स्ट्रावर्गर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? द्विव निषेचन की खोज किसने किया। अर्थात पहला निषेचन कहाँ? अंड कोशिका के साथ। और ये अंड कोशिका यहीं पे होता है इस तरह से, ठीक है ना। और द्वितीय कोशिका हमारा यहाँ पे होता है। तो ये पहले यहाँ निषेचन होता है फिर इसमें भी निषेचन हो जाता है, तो द्विव निषेचन ये कहलाता है। और ये किसने बताया था? नवास्टिन ने बताया था। ये भी वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें पाया जाता है या किसमें होता है। देखना, सम के मतलब क्या होता है? बराबर। और उसके बाद काल के मतलब क्या होता है? समय। और पक्वता का मतलब क्या होता है? परिपक्व होना, अर्थात बराबर समय में परिपक्व होना। इसका कहने का मतलब होता है कि एक पुष्प में पराग कोश भी है और उसी पुष्प में क्या है? स्त्री केसर भी है। अगर ये दोनों एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने का मतलब कि अंडाशय ये स्त्री केसर विकसित हो गया पूरी तरह से और ये हमारा परागकोश पूरी तरह से विकसित हो गया है। ये दोनों अगर विकसित एक ही समय में होता है तो ये घटना कहलाएगा क्या? समकाल पक्वता। और ये उदाहरण किसका है? गुल अब्बास का। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक लगा देंगे, सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 60। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए, बीजांड बीजांड जो होता है वो कहाँ होता है? स्त्री केसर में होता है, ठीक है ना। अच्छा, स्त्री केसर में अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहा है तो वो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। और ये भ्रूणकोश में पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, तब जाकर के बनता है कौन सा? गुरु बीजाणु, ठीक है। चलिए आगे क्यों हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कहेंगे? 61 में कि जंतु परागन क्या कहलाएगा। तो देखिए, ऑर्निथोफिली कितना तिरछा नाम है, तो हम लोग भी नाम तिरछा लिखेंगे। 25 मैलेकोफिली, इसको हम लोग बता देंगे क्या? घोंघा। और जूफिली, इसको हम लोग क्या बता देंगे? जंतु के द्वारा
एनीमोफिली बता देंगे हम लोग हवा के द्वारा। जंतु परागन पूछ रहा था तो हम लोग क्या बता देंगे, जू। और ऐसे भी क्या होता है कि जू के मतलब क्या होता है, आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। तो 61 का क्वेश्चन नंबर जो होगा उसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। मतलब कोई पादप कोशिका है उससे पूरी तरह से पौधा डेवलप हो जाएगा। इस गुण को क्या कहते हैं, तो ये गुण को कहते हैं कौन सा गुण, टोटीपोटेंसी। क्लोनिंग नहीं, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 कोशिका, यहाँ पे 3 कोशिका, बीच में हमारा 1 कोशिका, केंद्र एक दुगो होगा। दोहरा निषेचन पहला यहाँ पे 18 निषेचन होगा, दोहरा निषेचन यहाँ पे होता है। तो दोहरा निषेचन जब हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलने लगते हैं क्या, भ्रूण पोष पा, क्योंकि पोषण देता है तो उसको नाम दे देंगे हम लोग भ्रूण पोष। तो वही सवाल पूछ रहा था कि दोहरा निषेचन से क्या बनेगा, तो हमने बताया भ्रूण पोष, और ऑप्शन में है भ्रूण पोष। तो सी को क्या कर देंगे हम लोग, टिक लगा देंगे सही से। ठीक है, चलो आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता किस प्रकार के होता है। अर्थात कि अगुणित होता है, कि दुगुणित होता है, कि त्रिगुणित होता है, कि चार गुणित होता है। तो अभी तो बताए ना कि पहले से इसके पास 2 केंद्रक होता है ना, और एक परागकण वाला केंद्रक जाता है, तो ये जो संरचना बन जाता है वो कैसा, त्रिगुणित। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ हमारा त्रिगुणित। तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि टैपिटम का क्या कार्य है। तो सबसे पहले ये जाने कि टैपिटम है कहाँ पे। तो टैपिटम जो पाया जाता है वो पराग कोश में पाया जाता है। और टैपिटम एक प्रकार की क्या है, आवरण है। कहाँ पे पाया जाएगा, परागकोश में। ऐसा जो संरचना होगा इसको हम लोग, ये वाला संरचना परागकोश कहते हैं। और ये क्या करता है ना कि इसके अंदर जो परागकण विकसित होने के कगार पे होता है, या फिर जो बीजाणु बनता है उस बीजाणु को देने का काम करता है क्या, पोषण प्रदान करता है। कौन, टैपिटम। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि वो क्या देगा, पोषण प्रदान करता है। कौन, टैपिटम। परागकोश में होता है आवरण एक। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। 66 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो वो जो पुष्पासन खाया जाता है वो किसका, सेब का खाया जाता है। और सेब को हम लोग कौन सा फल कहेंगे फिर, जो पुष्पासन से बनेगा उस फल को हम लोग क्या बोलते हैं, अशक्त फल बोलते हैं, या फिर कौन सा, यथार्थ फल बोलते हैं। तो और भी आभासी फल भी बोलते हैं, आपको ये याद रखना होगा। आगे है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। अर्थात इसका कहने का मतलब होता है कि ये जो ऐसा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है ये किससे बना है, तना से बना है, जड़ से बना है, या पत्ती से बना है। तो ये जो सारा के सारा संरचना बना है पुष्प का, वो किससे बनता है, पत्ती से बनता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। 68 में क्या कहता है कि एक गुणित अर्थात कैसा, तो अगुणित। ठीक है, एक गुणित के मतलब क्या समझेंगे हम लोग, अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो से भ्रूणकोश बनाता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, देखिए ये बनता कहाँ पे है, हमारा भ्रूण कोश में बनता है। इसमें अंदर एक विशेष प्रकार के कोशिका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। वो विभाजन करता है और विभाजन करने के बाद 4 गो बनाता है, क्या बनाता है, गुरु बीजाणु। और ये जो गुरु बीजाणु है, 3 गो गुरु बीजाणु क्या होता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये अक्रिय होता है, एक हमारा क्रियाशील होता है। अब ये क्रियाशील एक कोशिका जो है हमारा, देखिए अब बताते हैं हम आपको कि ये कैसे काम करता है। देखिए ये हम लोग यहाँ पे साफ करेंगे सबसे पहले। अब ये हमारा क्या होता है कि 3 गो जो है ना, वो 3 गो अक्रिय होने की वजह से वो समय को नष्ट कर लेती है। चलिए, तो ये तो भाई नष्ट कर ली ना, अब बचा क्या,
ये एगो बना क्रियाशील बचा। अब ये क्रियाशील इसी के अंदर ये थोड़ा सा अपना आकृति को बढ़ाता है, बढ़ाते बढ़ाते एक संख्या में ना वृद्धि करता है, 1 से 2 होता है। तो 1 से 2 होना कैसा कहलाता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान चला जाता है, ये भी n था, ये भी n था। 2 से 4, 4 से 8 ऐसा बनाते रहता है, ठीक है ना। तो वो बनाते रहता है, लेकिन वो कौन सा कोशिका बनाया? तो ये हमारा क्रियाशील था और 3 गो अक्रियाशील था, जो क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो वही फंक्शनल यानी क्रियात्मक मेगा अर्थात दीर्घ स्पोरमनी बीजाणु अर्थात क्रियात्मक या क्रियाशील गुरु बीजाणु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 68 का। 69 में क्या कहता है? तो 69 में भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा हो कि भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है, अर्थात कि वैसा बीज जिसमें भ्रूणपोष न बच जाता है, भ्रूणपोष उसमें बचा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और वो किसका उदाहरण है? रेणी का, ठीक है ना। रेणी का उदाहरण होगा। तो हम लोग टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। याद करना पड़ेगा ये सारा का सारा क्वेश्चन। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन जल द्वारा परागित पौधा नहीं है? अर्थात वो पौधा को चुनना है जो जल के द्वारा परागन की क्रिया नहीं होता है उसमें। तो जोस्टेरा में तो होता है, बैलेसनेरिया में भी होता है और हाइड्रिला में भी जल के द्वारा ही होता है। लेकिन क्वेश्चन बोला कि जल के द्वारा नहीं होता है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है कि परागन है। देखिए परागन जो होता है वो बनता है कहाँ पे? पराग कोश में बनता है। पराग कोश में जो बीजाणु बनता है उसको हम लोग कौन सा बीजाणु कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु विकसित होकर के ही आगे चल कर के क्या बनाता है? परागकण बनाता है। तो वही बोल रहा है कि भाई परागकण कैसा है ये वो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई यही तो है हमारा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 72 में बताता है कि परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि, मतलब परागकण क्यों नहीं हरा होता है? परागकण पीले रंग का होता है। तो क्यों होता है ये इसका रीजन पूछ रहा, किसके कारण होता है? वो हरित लवक नहीं होता है, नहीं होता। देखिए वो जो होता है प्लास्टिड जो हरित लवक होता है वो बदल जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट मतलब ये रंगीन संरचना है, तो इसीलिए बदल जाता है। प्लास्टिड बदल जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पुष्प का अंडाशय होता है। देखिए अंडाशय एक प्रकार के क्या है? पुष्प का अंग है। और अंग जो होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित संरचना होता है। और जितना भी युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है और वो अगुणित होते हैं। तो अंडाशय एक अंग है, इसलिए कैसा संरचना होगा हमारा? द्विगुणित संरचना होगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? कहने का मतलब है कि परागन अभी बना नहीं है, परागकण अभी बना नहीं है, बल्कि किस अवस्था में है? विकासशील अवस्था में। अर्थात ये क्या होगा हमारा? बीजाणु होगा, ठीक है ना। और वो कौन सा बीजाणु होगा? लघु होगा, ठीक है ना। तो ये जब विकास करेगा तो इसको पोषण कौन देता है? तो अभी हम बताए थे कि इसको पोषण कौन देता है? टैपिटम देता है, टैपिटम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 75 में क्या कहता है कि सैलविया में कौन सा परागन होता है? ठीक है, सैलविया में कौन सा परागन होता है? सैलविया क्या है भाई? क्या है भाई? सैलविया क्या है? तो ये एक प्रकार के फूल है। किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा होगा। तो सैलविया में कौन सा परागन? कीट परागन। 76 क्या कहता है कि किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक होते हैं? देखिए परिपक्व परागकण में, देखिए परागकण तो ऐसा होगा, यहाँ ये काय कोश का, ये हमारा जनन कोश का। ये कभी कभी ना बट जाता है दो भाग में, ठीक है ना। तो ये कै गो केंद्रक हो गया? ऊपर में एक, और ये बटेगा तो दो केंद्रक। तो एक केंद्रक ये, दो केंद्रक, और एक केंद्रक ये, तीन केंद्रक। तो क्या होता है ना कि 60% जो होते हैं पादप वो बटते नहीं हैं, लेकिन 40% जो होते हैं पादप उसमें परागकण ना क्या होता है? दो भाग में और बढ़ जाता है केंद्रक जनन कोश का। तो आपको याद रखना होगा कि उसमें जो होता है लगभग ज़्यादा संख्या या कम संख्या, लेकिन उसमें बदल जाता है। तो केंद्रक की संख्या 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में हम लोग देखते हैं कि परागकण होता है,
परागकण होता है अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि परागकण एक प्रकार के क्या है, युग्मक है, जो निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। तो जितना भी युग्मक होंगे वो सारा के सारा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब अगुणित। तो ये ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कहते हैं किसी आवृत बीजी पादप में दोहरे निषेचन में केंद्रिका की संख्या होती है। अर्थात जब दोहरा निषेचन होगा तो दोहरा निषेचन कहाँ पे होता है, केंद्रक या जो बीच वाला है। अर्थात यहाँ पे आ जाता है एक परागकण, तो पहले से एन, ये भी एन और फिर एक परागकण वाला एन, तो यहाँ पे कैसा केंद्रकों की संख्या कितना होगा हमारा, त्रिगुणित, अर्थात 3 केंद्रक होगा। 79 में क्या कहता है कि परागकोश संबंधित है। ये देखो, ये परागकोश मान लीजिए बना दिया जाएगा ऐसे, तो परागकोश किससे संबंधित, परागकण से। तो हाँ, परागकोश जो होता है वो परागकण ही तो बनाता है ना। अंडाशय क्या होगा, परागकोश अंडाशय कोई लेना देना नहीं है, वर्तिकाग्र भी नहीं है, पुष्प कलिका भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 में क्या कहता है कि निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र में मादा युग्मकोद्भिद होता है। देखिए वो जो बन रहा है प्रारूपिक, जो तैयार हुआ है पुष्प जो है, उसके अंदर बीज भी बन गया है और द्विबीजपत्री बन गया है। तो उसका जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो किस प्रकार के होता है, देखो ऐसा, ठीक है ना। तो ऊपर में इस तरह से ऐसे संरचना होगा और उसके बाद नीचे में भी ऐसा करके संरचना होगा और बीच में ऐसा करके संरचना होता है। और बीच में जो केंद्रक है यहाँ पे एक केंद्रक आ जाता है वो परागकण का। ये पहले से 2 केंद्रक होता है, वो किसका केंद्रक होता है, भ्रूणकोश में। और ये निषेचन के बाद आता है एक केंद्रक, तो ये हमारा कैसा होगा, 3 गो केंद्रक यहाँ पे हो गया, 3 गो ऊपर हो गया। ठीक है, तो कैसा होगा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये जब निषेचन होगा तब की बात है, लेकिन अभी निषेचन की पहले की बात देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 3 तिहाई 9 केंद्रक हो गया। लेकिन जब निषेचन नहीं होगा, निषेचन के पहले की बात है, सिर्फ तैयार हो गया है, तो ये अभी निषेचन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा तब क्या हो गया केंद्रक, तब कितना केंद्रक हो गया, ऊपर में कितना केंद्रक होगा, ये तो नहीं होगा, ऊपर में 3 होगा और नीचे में 3 होगा 6, और बीच में कितना केंद्रक, 2। तो केंद्रक की संख्या क्या हो गया हमारा, केंद्रक हो गया हमारा 8। अच्छा कोशिका देखेंगे, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, ये हमारा केंद्रक 8 हो गया। कोशिका 1 2 3 4 5 6 7, कोशिका की संख्या जो था वो हमारा 7 है, 7 वो कोशिका है। तो इसमें से चुन लेंगे, यही तो नजर आ रहा है, केंद्रक की संख्या 8 और कोशिका की संख्या 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि निषेचन के समय किसी पर, ये तो भी हो गया ना, ये तो अभी हो ही गया, चलो ये नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। नर युग्मक का अंडाणु केंद्रक के साथ संयोजन को क्या कहते हैं। देखिए नर युग्मक जो होता है, अर्थात परागकण समझेंगे हम लोग, परागकण, जो परागकण होगा और ये किसके साथ संलयित होगा, अंडाणु के साथ। ये दोनों जब संलयित होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव निषेचन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, अर्थात ए बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों होगा 81 का। ठीक है ना, आगे क्यों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 82 में कहता है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, ये डबल हो गया, एंडोस्पर्मिक, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग उसको, भ्रूणपोषी। ठीक है, बीज। चलो आगे की ओर हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है। अनिषेक अर्थात बिना निषेचन के किसी भी जीव का अगर निर्माण होता है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। तो प्राकृतिक बोला है ना, तो वो कौन होगा, मधुमक्खी। ठीक है ना, मधुमक्खी में अनिषेक जनन होता है। ठीक है ना, आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, अनावृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। अनावृत बीजी अर्थात वैसे बीज जिसमें कोई आवरण नहीं होता, उसका जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, स्वपरागन के लिए पुष्प को होना चाहिए। स्वपरागन को पुष्प को कैसा होना चाहिए, स्वपरागन के लिए, तो वो होना चाहिए द्विलिंगी, अर्थात उसी में क्या होना चाहिए, ये परागकोश, और उसी में क्या होना चाहिए, ये क्या है ये, ठीक है ना, वो दोनों चीज होगा तो उसको द्विलिंगी बोलते हैं।
आगे की ओर है क्वेश्चन नंबर 86। अंड समूच बना होता है, किसके किसका बीच बना होता है? तो अंड समूच अंड और ये हमारा सिनर्जिड सेल कहाँ पे होता है? ये जैसे ऐसे बनाएंगे हम लोग, तो ये यहाँ पे इस तरह से कोशिका है, ये होता है कौन सा? अंड। और ये दोनों होता है ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। ये पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या? अंड समूच बोलते हैं ये पूरा ग्रुप को। तो किसका किसका बना होता है अंड समूच? अंडाणु का यानी अंड कोशिका का, और सिनर्जिड अर्थात सहायक कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, देखेंगे ध्यान से कि निम्न में कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? अर्थात भ्रूणपोष बनाता है तो कहाँ बनेगा? तो बीच में ही तो बनेगा ना। ये हमारा द्वितीयक केंद्रक होगा और एगो हमारा परागकण अर्थात जनन आएगा, जनन कोशिका परागकण के रूप में उधर से। तो किसके कौन सा होगा? तो सहायक कोशिका या द्वितीयक केंद्रक। तो द्वितीयक केंद्रक ही नर युग्मक के साथ क्या बनाएगा? भ्रूण पोष बनाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 88 कहता है। 88 में क्या कहते हैं कि रात में जो फूल खिलता है अर्थात रात में खिलने वाला पुष्प साधारण होते हैं। तो रात में जो फूल खिलता है वो बहुत खुशबू देता है अर्थात बहुत सुगंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यदि किसी पुष्प में परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक ही साथ परिपक्व हो जाए तो क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमी, या फिर हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको क्या? समकाल पक्वता। ये हम लोग बोलते हैं हिंदी में समकाल पक्वता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 90 यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो वो संभावता, देखिए नेक्टर के मतलब होता है ना कि उसके अंदर एक रस निकलता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग पुष्प रस भी बोल सकते हैं। तो वो जो नेक्टर निकलता है और वो पुष्प रंगीन, तो नेक्टर के वजह से ना थोड़ा सा ना चींटी वगैरह उस पे जाने लगते हैं, कीट वगैरह जाने लगते हैं। और चमकीला होता है तो छोटे मतलब पथिंगा लोग होता है, जो छोटे छोटे टिड्डा टाइप के जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो उड़ के भी जा सकते हैं उस पर। तो उसमें परागण की संभावना होता है किसके माध्यम से? कीट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन किसका? 90 नंबर का। आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि किसी पुष्प का परागकोश एक वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है, अर्थात ये परागकोश बाद में हो गया पराग अति मतलब परिपक्व, और हमारा अंडाशय अभी ही हो गया। ये मतलब मतलब परिपक्व में ना समान समय नहीं रहेगा, अलग अलग समय में, पहले ये हो गया चाहे ये हो गया, पहले ये हो गया चाहे बाद में ये हो गया, एक साथ मतलब ये परिपक्व नहीं होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जाइकोगैमी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 91 का। उसके बाद क्या कहता है? एस्कुटेलम पाया जाता है। देखिए हालांकि हम लोग जब बीज पढ़ेंगे ना तो एक बीज पत्री और दो बीज पत्री पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, अर्थात वैसे बीज जिसको जैसे उबालने पर या फिर उसको पानी में फुलाने पर आसानी से वो दो भाग में बढ़ जाता है, जैसे चना दो भाग में बढ़ जाता है, अर्थात समझिए कि दलहन जितना भी होता है वो उसका जो बीज होता है वो दो भाग में बढ़ जाता है, द्विबीजपत्री कहलाता है। एक बीजपत्री में क्या होता है कि इसका संरचना जो होता है एक बीजपत्री का वो कुछ इस तरह से ऐसे निकला हुआ संरचना, थोड़ा सा अस्कुले, ये जो आप निकला हुआ संरचना ये देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं अस्कुटेलम। और ये पाया जाता है किसमें? एक बीजपत्री में, और ये पाया जाता है द्विबीजपत्री में। तो सवाल ये था कि अस्कुटेलम किस में पाया जाता है? तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अस्कुटेलम जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? एक बीजपत्री में। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या कहते हैं? अर्थात जब भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव। अर्थात भ्रूण का विकास होना या भ्रूण का विकासशील अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? भ्रूणोद्भव कहेंगे। युग्मनज क्या होता है? ये युग्मनज में दो युग्मक आपस में संलयित होगा, जायगोट बन जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। लेकिन जब युग्मनज बन करके कुछ समय के बाद उसमें नए नए चीजों का विकास होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? भ्रूणोद्भव कहते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 94, कृत्रिम संकरीकरण की विधि है बैगिंग विपुंसन दोनों। तो दोनों बैगिंग में क्या होता है ना कि जैसे मान लिया जाए कि एक पुष्प है और इस पे पराग कोष भी है और इसी पे क्या है? वर्ती
काग्र भी, अर्थात इसी पे हमारा अंडाशय भी, इसको झाँक देंगे तो ये हमारा बैगिंग विधि, इसको काट के हटा देंगे तो ये हमारा विपुंसन, और ये संकरीकरण अर्थात इसको संकरण कराने में मदद करता है, अर्थात इस पे कोई परागकण लाकर डालना चाहता है और चाहता है कि इसका परागकण इस पे ना जाए तो इसको हटाना तो पड़ेगा ना, और नहीं तो फट गया तो शायद उस पे जा सकता है। तो ये प्रक्रिया कहलाता है हटाने का विपुंसन, इसको झाँकने का बैगिंग, और ये जो पूरा घटना होता है वो संकरीकरण करने का एक तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 94 का ऑप्शन होगा हमारा सी, सही आंसर। 95 में क्या कहता है कि निभाग की ओर स्थित कोशिका को क्या कहता है। अब देखिए निभाग क्या होता है, जैसे हम लोग भ्रूण, इस तरह से हम लोग भ्रूण कोष बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से 3 कोष का होगा, नीचे में भी 3 कोष का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हम लोग इसको बीजांड का रूप देते हैं। तो बीजांड जब हम लोग बनाएंगे तो ऊपर जो छूटा हुआ भाग जो देख रहे हैं ये वाला, ये जो भाग इसको निभाग बोलते हैं, और ये ऊपर की कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। इस कोशिका को बोलते हैं हम लोग प्रतिमुख कोशिका या फिर प्रतिव्यासांत कोशिका। ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रतिव्यासांत निभाग की तरफ होगा। यहाँ पे भी कोशिका होता है, तो ये जो 3 कोशिका है इस कोशिका को बोलते हैं हम लोग अंड समुच्चय बोलते हैं। लेकिन ये पाया जाता है कि इसको बीजांड द्वार कहते हैं। ये जो संरचना दिखाई दे बीजांड द्वार है। तो हम लोग को पूरे निभाग के हो तो ऊपर ये जो खाली स्थान है निभाग, तो प्रतिमुख या फिर प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं हम लोग। 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए 96 में क्या कहता है वो देखेंगे हम लोग। 96 में कहता है कि जो, सॉरी हाँ, 96 में कहता है कि जो पराग कोश कितने स्तरीय होते हैं। देखिए पराग कोश जब हम लोग छापेंगे तो पराग कोश इस तरह से ऐसा करके इस तरह से ऐसे हम लोग संरचना, ये पराग कोश का है। जब इसको हम लोग काटते हैं ना तो काटने के बाद इसके जो अस्तर होता है वो कितना स्तरीय होते हैं, 4 स्तरीय होते हैं। 4 स्तरीय कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, ठीक है ना। एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा, एक को बोलते हैं हम लोग अंतःस्थिशियम, ठीक है, अंतःस्थिशियम। तीसरा को बोलते हैं हम लोग मध्य परत, और चौथा को बोलते हैं क्या, टैपिटम, ठीक है। तो कितना स्तर हो गया हमारा, 4 हो गया। परागकोश को काटने के बाद नजर आएगा, सबका अलग अलग काम है। कोई बाहरी सुरक्षा करेगा, कोई कठोर यानी नमी को बनाए रखेगा, कोई पोषण प्रदान करेगा। तो ये सब अलग अलग परत है, अलग अलग काम है। तो कितने स्तरीय होते हैं परागकोश, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी, अर्थात 4 स्तरीय होते हैं, ठीक है ना। बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत या फिर टैपिटम। क्वेश्चन नंबर 96 में कहता है कि परागकण को भंडारित किया जा सकता है, अर्थात उसको जमा किया जा सकता है लंबे समय के लिए। तो किस में रखा जाता है, नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है या हाइड्रोजन में, तो इन सभी में नहीं रखा जाता है, नाइट्रोजन द्रव में रखा जाता है। कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस ताप पे रखा जाता है, ठीक है ना, किसको, परागकण को। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है। 98 कहता है कि परागकण के बाह्यचोल किस पदार्थ का बना होता है। देखिए सबसे पहले ये हमारा परागकण की बात करें तो बड़ा कोशिका, एक छोटा कोशिका, छोटा कोशिका को जनन कोशिका, और बड़ा कोशिका को कायिक कोशिका। उसके बाद ये हमारा एक आवरण होता है अंतःचोल, इसके बाहर भी एक प्रकार के आवरण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यचोल। ये जो बाह्यचोल पूछ रहा है किस चीज का बना होता है, तो ये होगा हमारा स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी करेक्ट आंसर होगा, स्पोरोपोलेनिन। आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि पराग कोश होते हैं एक पालिक, द्विपालिक, त्रिपालिक या चतुर्थपालिक, समझिएगा ध्यान से। ये संरचना जब हम लोग देख रहे थे तो ऐसे करके ऐसे हम लोग बना दे रहे हैं। ये एक्चुअली में ये जो परागकोश दिखाई देगा वो इस तरह से ऐसा करके आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, ऐसा ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारा एक पाली यहाँ पे होता है, दूसरा पाली ये होता है। तो अर्थात कहने का मतलब होता है कि परागकोश जो होता है वो द्विपालिक होता है। जब इसको हम लोग काटते हैं तो परागकोश जो दिखाई देता है वो इस प्रकार के दिखाई देता है। काटने के बाद ये हमारा बीजाणुधानी होता है, 4 कोष्ठ कहलाता है ये। तो एक परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन एक पाली अगर देखें तो एक पाली में 2 कोष्ठ और दूसरा पाली में 2 कोष्ठ, कुल 4 कोष्ठ है। लेकिन हमसे पूछा पाली के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे है 99 के बाद 100 में, ठीक है। 100 में क्या कहता है,
हाँ ठीक है। 99 के बाद 100। परागन को वैज्ञानिक नाम बताइए। देखिए जल परागन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो आपको याद रखना होगा क्या बोलते हैं हम लोग उसको। तो लिखते हैं यहाँ पे, जो जल परागन होगा उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, हाइड्रोफिली। जंतु परागन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जूफिली। चींटी परागन को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मरमिको। ठीक है ना, मरमिको फिली कहते हैं। घोंघा परागन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तो मैलेको, मैलेको फिली कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा पक्षी परागन को क्या बोलते हैं, देखो पक्षी तिरछा नाम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता है किसी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है। कीट परागन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीमो। ठीक है, एंटीमोफिली कहते हैं। चमगादड़ को हम लोग क्या कहते हैं, चमगादड़ को कहते हैं क्रिप्टोफिली। ठीक है। देखो यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, आते हैं फिर से इस पे। तो लो सब साफ हो गया, चलो ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट वाला जो बच रहा था वो देखेंगे। चमगादड़ को हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रिप्टोफिली। वायु को हम लोग क्या बोल रहे थे, एनीमोफिली कह रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा 100 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आप बताइए कि 100 क्वेश्चन करने में हम आपका टाइम कितना बर्बाद किए, फिर कितना झूठ मूठ के बकवास किए, ज़रूर बताइएगा। सीधा सीधी आपका हम 100 क्वेश्चन करवाए हैं, जब कोई बकवास नहीं किए, जब लास्ट में आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और क्या करना है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करके लाएँ हम, क्योंकि हमें भी निकालने में समय लगता है। तो बस कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि आपको कमेंट से ना हमें मोटिवेट मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने आप को मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है बच्चों लोग के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चा लोग को लाभ हो पा रहा है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम अब वीडियो करते हैं पॉज़। टेक केयर एंड बाय।